गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के रिजल्ट आए। अब नवंबर मंथ के अंदर यानी कि 13 और 20 नवंबर को झारखंड के इलेक्शंस होंगे एंड आपके जो 20 नवंबर को महाराष्ट्र के चुनाव हमें देखने को मिलेंगे एंड जिनका रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो दो लोकसभा की सीट्स और आपकी जो 48 असेंबली उनके ऊपर जो बाईपोल इलेक्शंस होंगे वो भी इसी दौरान हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब ये जो आपका एमसीसी होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो लागू हो चुका है, राइट। एंड इनका सबका जो रिजल्ट होगा वो 23 नवंबर को आएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने यहाँ पर एग्जिट पोल एंड साथ ही साथ जो टीवी चैनलों के ऊपर कई बार अर्ली ट्रेंड्स दिखाए जाते हैं ना, उनको काफी स्लैम किया है, मतलब उनके रिगार्डिंग बोला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जिट पोल्स बहुत बार गलत थे। जैसे इस बार तो हरियाणा के अंदर सारे के सारे एग्जिट पोल्स गलत थे। इवन जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय भी एग्जिट पोल्स के जो नंबर्स थे वो काफी डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू द एक्चुअल नंबर। तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी ने यही बोला है कि जो आपके एग्जिट पोल है ना वो एक तरह से बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देते हैं बाय रेजिंग द एक्सपेक्टेशन। एंड जब फिर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसको नंबर नहीं आता, लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं दोष देते हैं। इसके साथ ही टीवी चैनल्स भी अपनी मर्जी से कुछ भी दिखाते रहते हैं कि इतनी लीड्स हैं इतनी लीड्स हैं, जबकि काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई होती, राइट। तो ये चीजें अपने आप में नॉनसेंस है, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पे इन चीज को बोला है। दोस्तों, डेट है आज की 16 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर है, तो आज शाम 7 बजे आप सभी को जुड़ना है ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल के साथ, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पे हम शाम को 7 बजे जुड़ेंगे, जहां पर हम जो 2 साल कंप्लीट हुए हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के, उसके रिगार्डिंग बहुत सारा हम इनिशिएटिव्स आपके साथ चर्चा करेंगे। बहुत सारे और भी आप लोगों के सरप्राइजेस हैं, तो डेफिनेटली आप जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो आपका नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। हम पहले जुपिटर के बारे में जानते हैं। देखो, आप जानते होंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो जुपिटर हमारा 5वां प्लेनेट होता है फ्रॉम द सन एंड ये लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम के अंदर। ये अगर इसको खाली कर दिया जाए ना तो ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 1000 अर्थ उसके अंदर फिट हो जाएंगी। तो इतना बड़ा आपको ये प्लेनेट देखने को मिल जाएगा। जुपिटर का फॉर्मेशन हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द डस्ट एंड गैसेस, जो कि आपके सन के फॉर्मेशन के बाद रह गई थी। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है ये ओल्डेस्ट प्लेनेट है। साथ ही साथ यहाँ पर जो दिन होता है बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे रोटेशन बहुत ज्यादा तेज होती है, जिस वजह से अपनी एक्सिस के ऊपर जो स्पिन होता है वो केवल 10.5 घंटे के अंदर वो कंप्लीट कर लेता है। बाकी अगर बात करें कि किस तरह से सन के अराउंड ऑर्बिट करेगा, तो लगभग 12 अर्थ ईयर्स इसको यहाँ पे लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जुपिटर के ना 95 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मून है। देखो, सबसे ज्यादा जो मून्स है ना वो आपके सैटर्न के देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो आपके जुपिटर के हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड खासकर आपको पता होना चाहिए 4 जो बड़े मून हैं, इन बड़े मून्स के अंदर आपका आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो देखने को मिल जाएंगे, जिनको गैलीलियो ने इन्वेंट किया था या ऑब्जर्व किया था रादर आई शुड से इन 1610। अब ये जो इनमें से गैनीमेड है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इवन यूरोपा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैनीमेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नोटिस करोगे ये लार्जेस्ट मून है। ये इवन आपका मरकरी से भी बहुत बड़ा है। अगर आप लोग थोड़ा केबीसी वगैरह देखते हो ना, अभी थोड़े दिन पहले ही यही क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था। एनीवेज वो एक अलग चीज है, बट ये बात आपको गैनीमेड के बारे में पता होनी चाहिए एंड आपको यूरोपा का तो हम अभी डिस्कस ही करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जुपिटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल में ग्रेट रेड स्पॉट और कुछ नहीं, एक हाई प्रेशर रीजन है जब जो हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में परसिस्टेंट है, लगातार चले ही जा रहा है। मतलब पिछले 100 साल से भी ज्यादा टाइम से वो एक्टिव है। ये एक जाइंट स्टॉर्म है। ये आपको ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको याद रखना है। इसके आसपास रिंग्स हैं। इसको डिस्कवर किया गया था जो वॉयेजर मिशन था आपका नासा का, उसके द्वारा इसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया था 1979 के अंदर। तो ये तो हमने पढ़ लिया जुपिटर के बारे में। अब जुपिटर के मैंने मून्स भी आपको बताए एंड उनमें एक मैंने बताया कि यूरोपा एक इंपॉर्टेंट मून है। तो ध्यान ये रखना है कि यूरोपा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि अर्थ के बियॉन्ड ना ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम जिंदगी जो लाइफ है उसको सर्च कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेसेस, ठीक है। इसका अगर हम बात करें इसकी साइज की, तो धरती का जो मून है उससे हल्का सा छोटा
आपको यूरोपा मून देखने को मिल जाता है। इसका जो डायमीटर है वो लगभग धरती का 1/4 अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिल जाएगा। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो ओशन फ्लोर के, ठीक है, जो यूरोपिया है बेसिकली, वो वहां पे माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये जो मिशन है नासा का वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आप नोटिस करोगे कि नासा का मिशन है यूरोपा क्लिपर, स्पेसक्राफ्ट वहां पे जाएगा, पर जो आपका रॉकेट यहाँ पे यूज किया है ना, वो स्पेस एक्स का जो फाल्कन हैवी रॉकेट है, वो यहाँ पे रॉकेट इस्तेमाल किया गया है। एंड फ्लोरिडा से इसको अकॉर्डिंगली आप लिफ्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो नासा का लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। और यहाँ पर टोटल मिशन के लिए नासा यूरोपियल क्लिपर मिशन के अंदर $5.2 बिलियन की कॉस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड कोशिश मैंने बताया कि क्या हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, वो चीजें हमने डिस्कस करी। अब यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पिम्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेंगे। उसके अलावा मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर यूरोपा, ये सरफेस कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करेगा। इतने नाम आपको ध्यान नहीं रखने पर आइडिया होना चाहिए। इमेजिंग सिस्टम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को यहाँ पे कैप्चर करेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि आइस के नीचे, क्योंकि आइस के नीचे किस तरह के यहाँ पे हमें सब सर्फेस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसके मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को समझेंगे। तो ये सारा यहाँ पे फोकस है इस यूरोपा क्लिपर मिशन का। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि कैसे कैसे ये चीजें वर्क कर रही हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज NSR, नॉर्दर्न सी रूट। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, देखो, सी रूट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप ना इस पिक्चर में आओ, इस पिक्चर को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो, मान लो जैसे आप यहाँ पर हो कहीं पे, ठीक है ना, आप यहाँ से चले, ये जो रास्ता मैं बना रहा हूँ ना, इसको देखते रहना, ठीक है। फिर यहाँ पर बीच में क्या आया, सुएज कनाल आया, ठीक है। ऐसे ऐसे मूव करते करते आप यहाँ पे पहुंचे, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा मैंने रास्ता यहाँ पे ट्रेवल किया ना, ये लगभग जो डिस्टेंस आता है जो रेड कलर वाले का, इसका लगभग डिस्टेंस आता है 21,000 किलोमीटर। ओके ओके, ठीक है। और भी बहुत सारी समस्याएं मुझे इस रूट में देखने को मिलती हैं। चलो मान लो किसी बंदे ने, मान लो इंडिया से ही भेजना हो, तब भी तो सिमिलर चीज है, ठीक है। थोड़ा रास्ता हल्का सा छोटा हो जाएगा, मतलब 21,000 के कंपैरिजन में, पर रास्ता फिर भी लंबा है। और दिक्कत पता क्या है, दिक्कत यह है सर, यहाँ पर हमें सुएज कैनाल देखने को मिल जाती है। हाँ, तो दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत ये है कि सुएज कैनाल में अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत लंबी लंबी मतलब क्यूज कई बार लगने लग जाती हैं। प्लस यहाँ पर सुएज कैनाल से जाते हो तो भाई आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। ऊपर से यहाँ पे समस्याएं और आ जाती हैं विद रिगार्ड्स टू पायरेसी। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, ठीक है। तो ये जब समस्याएं हैं तो इनका कोई सोल्यूशन है, आंसर इज यस। एक ऑल्टरनेट रूट है हमारे पास, ये वाला, ये जो बना रहा हूं, इसी रूट को बोलेंगे NSR। NSR क्या है, नॉर्दर्न सी रूट। इसके माध्यम से क्या फायदे होगा, देखो, पहली बात तो ये जो 21,000 किलोमीटर जाने को लग रहा था ना सुएज कनाल वाले रास्ते से, ये डिस्टेंस कम होकर लगभग 13,000 किलोमीटर हो जाएगा। तो सर डिस्टेंस कम मतलब फ्यूल बचेगा, फ्यूल बचेगा मतलब इकोनॉमी बेहतर हो पाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। पायरेसी का भी कोई चक्कर नहीं, जो जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज में पायरेसी वाली सिचुएशन आती है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। सुएज कनाल में जो इतना इतना जाम लगा रहता है, वो भी नहीं लगा रहेगा। पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा जो सुएज कनाल में करना पड़ता है। तो फायदा ही फायदा दिख रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल ठीक बात है। उसी लिए नदन सी रूट यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको यहाँ पर रोटर डैम यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा कुछ और लोकेशंस भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। देखो, दरअसल में ना, ये जो आपका रीजन है, यहाँ पर हम बात करें नॉर्दर्न सी की, तो नॉर्थ सी को थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड यहाँ पे करना पड़ेगा, इसकी लोकेशन को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। कई बार यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो, नॉर्थ सी ना एक्चुअल में और कुछ नहीं, बल्कि आपका ये जो अटलांटिक ओशन है, उसी का ही आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यूनाइटेड किंगडम इस साइड आपको देखने को मिल गया। उसके अलावा वेस्टर्न साइड में आपको नॉर्वे, आपका डेनमार्क हो गया, राइट। उसके अलावा अगर आप नोटिस कर पाओगे, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, आपका बेल्जियम है, आपका फ्रांस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो इसमें आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्थ सी किन किन चीजों को बॉर्डर करता है। इसके अलावा यहाँ पर अटलांटिक ओशन है ना, और यहाँ पर बीच में आ गया आपका इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल ही है जो आपके अटलांटिक ओशन को यहाँ पर कनेक्ट करता है टू द नॉर्थ सी, ठीक है। बाकी जो बच्चे बाल्टिक सी यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनको भी ये बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक कैटागेट स्टेट आपका, और आपका जो स्कैरगेरिक स्टेट है, ये भी आपको लोकेशन इसकी पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक पोर्ट के बारे में मैं आपको स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा। ये पोर्ट है आपका मुरमास्क पोर्ट। ये पोर्ट भी बहुत बार न्यूज में रहता है, तो इसकी लोकेशन भी आपको मुरमास्क पोर्ट भी यहाँ पता होनी चाहिए। अब ऐसा मानो ना, पूरा का पूरा हम नॉर्दर्न सी रूट घूम के यहाँ तक पहुंच जाते हैं, जो रोटरडैम वाला रीजन है ना, वहां तक। बाकी आप नोटिस करोगे, यहीं पर आपको बेरेंट सी और यहाँ पर आपको कारा सी,
ये लोकेशंस भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो लोकेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सारे के सारे टोटल डैम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इसकी लोकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे कि ये अपने आप में शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न सी रूट का फ़ायदा है। ठीक है, तो इसके बारे में भारत और रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन नॉर्दर्न सी, इनकी रिसेंटली मीटिंग हुई कि कैसे हम आर्कटिक ओशन के अंदर या आर्कटिक शिपिंग के अंदर और अपनी जो कॉपरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारे मैंने इमेजेस लगा दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत समझने में ना आए। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। रिटेल इन्फ्लेशन रीचेस 9 मंथ हाई इन सितंबर 2024। देखो पहले मैं थोड़ा सा ना आपको मुद्दा समझा देता हूँ। देखो एक्चुअल में आप नोटिस करते हो जैसे सप्लाई चेन को, या अदर आई शुड से कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। देखो एक तो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरर, उसने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी, मान लो वट जैसे घड़ी की बात कर लो। ठीक है, वहां से वो पहुंचती है होलसेल लेवल के ऊपर, राइट। होलसेल पे आपका जो रिटेलर होता है उस तक पहुंचती है, एंड फाइनली जाके हमारा जो कस्टमर होता है, यानी कि मैं जो कंज्यूमर हूँ या कस्टमर कह लो, ठीक है ना, कंज्यूमर रहने दो, कस्टमर बोल लेते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा आखिरी लेवल, राइट। देखो हमें अगर महंगाई मेजर करनी है तो हम या तो देख सकते हैं एक तो होलसेल लेवल के ऊपर, राइट, कि यहाँ तक जो भी प्रोडक्ट्स पहुंच पा रहे हैं उनमें कितनी महंगाई है, क्या चीज़ें हैं, या हमें कहीं ना कहीं कस्टमर लेवल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो एक्चुअल में अगर हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, सीपीआई। वेरस जब मैं बात करता हूँ होलसेल लेवल के ऊपर तो हमारे सामने आ जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। तो इनमें थोड़ा सा पहले तो मैं आपको अंतर समझा देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ ना डब्ल्यूपीआई की, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल प्राइसेस बिफोर द रिटेल लेवल के अंदर एवरेज चेंजेस को ये मेजर करता है। अब देखो होलसेल लेवल के ऊपर बात हो रही ना, और होलसेल लेवल पे सर्विसेज थोड़ी होंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, गुड्स होंगी। तो यहाँ पर डब्ल्यूपीआई सिर्फ गुड्स को कवर करता है, सर्विस को कवर नहीं करता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंतर्गत आपको एक डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उसके अंतर्गत एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यही आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जो मंथली बेसिस के ऊपर आपका डब्ल्यूपीआई को कंपाइल करता है। बेस ईयर इसका 2011-12 आपको देखने को मिल जाएगा, एंड जो भी वेट्स होते हैं वो आपके प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से उनको वेट दिया जाता है। वेट का मतलब इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा देनी है, राइट। इसके साथ साथ एक हमारे पास आ जाता है सीपीआई। मैंने बताया जैसे कस्टमर लेवल के ऊपर अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज के रिटेल प्राइसेस के अंदर बदलाव देखना चाहते हो, वो सीपीआई के माध्यम से होगा। अब यहाँ पर नोटिस करो दोनों चीजें हैं, यहाँ पर गुड्स भी कवर्ड है, सर्विसेज भी हैं। डब्ल्यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ गुड्स कवर थी। अब इसको कंपाइल करने का जिम्मा किसके पास है, आपकी जो मोस्टली मिनिस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत जो एनएसओ आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो यहाँ पर इसको कंपाइल करता है। अब अलग अलग तरह के सीपीआई हो जाते हैं, जैसे एक है हमारा सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसको लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है और उसका बेस ईयर 2016 देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे सामने है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर, ठीक है, सीपीआई एएल जिसको बोलते हैं, और सीपीआई आरएल रूरल लेबर वाले को, इसको कंपाइल करने की जिम्मेदारी है लेबर ब्यूरो के पास, और इसका बेस ईयर है 1986 और 87। इसके साथ ही साथ ना एक हमारे सामने चीज आती है सीपीआई रूरल, एक चीज आती है सीपीआई अर्बन, एंड जब दोनों को कंबाइन किया जाता है उसको बोलते हैं हम सीपीआई कंबाइंड, राइट। इसको भी आपका जो एनएसओ है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कह लो, ठीक है, पहले इसका नाम सीएसओ था, मतलब उसको मर्ज कर दिया देगा आपका एनएसएसओ के साथ, तो इसको बाद बना है एनएसओ। तो एनएसओ ही यहाँ पे इसको नए सीपीआई को यहाँ पे आपका कंपाइल करता है, जिसका बेस ईयर 2012 देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों ने सुना होगा ना कि यार इन्फ्लेशन को हमें 4 ± 2% रखना है, यानी कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%, पर कोशिश करो कि 4% के आसपास ही रहे, राइट। ये कोई और वैल्यू नहीं, ये आपकी सीपीआई कंबाइंड की ही वैल्यू है। बात समझ पाए? तो सीपीआई कंबाइंड का टारगेट रहता है कि 4 ± 2% हम रखें। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो अभी जो सितंबर का हमारे सामने आंकड़ा आया है ना, वो लगभग 5.5% आया है, जो अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब 6% से ऊपर तो नहीं गया, पर टारगेट तुम्हारा 4% होना चाहिए ना, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर ही देखने को मिला। और इसका कारण पता क्या था? इसका कारण था आपका जो फूड प्राइस है, ठीक है। एक इसी का ना आप एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक आगे एक सब कंपोनेंट देखने को मिलता है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। अब इसमें अगर हम नोटिस कर पाएंगे, ये भी आपका सीएसओ या एनएसओ ही यहाँ पे करता है, आपके सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेयरी, मीट, इनके अंदर प्राइसेस को बदलाव को नोटिस करता है, एंड ये भी इसका बेस ईयर भी आपको 2012 ही देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली क्योंकि फूड के प्राइस ऊपर नीचे हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स तो बढ़ता हुआ देखने को मिला ही, उसने कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इम्पैक्ट किया है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो इसके अलावा भी और तरह तरह की इन्फ्लेशन होती है, जैसे एक चीज़ होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टैग्नेशन हो, प्लस एट द सेम टाइम वहां पर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो,
एंड साथ ही साथ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो, यानी कि बेरोजगारी ज़्यादा हो, राइट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर ये तीनों कंडीशन होती है कि ग्रोथ हो नहीं रही आपकी, महंगाई ज़्यादा है एंड बेरोजगारी ज़्यादा है। बाकी हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है जो आप हेडलाइंस में पढ़ते हो, जैसे आपने ये हेडलाइन पढ़ी ना, न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कवर हो गया, एवरीथिंग। जैसे आपका फूड के दाम भी मैंने इसके अंदर कवर कर लिए, एनर्जी के प्राइसेस भी कवर कर लिए। अब पता क्या होता है, ये जो फूड है, एनर्जी है, ये बड़े ही वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब अचानक से कभी ऊपर, अचानक से कभी नीचे, है ना। तो ये तो हेडलाइन में आ जाते हैं, पर जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, तो ये जो वोलेटाइल वाली चीजें हैं जो अचानक ऊपर नीचे होती रहती हैं, उनको हम हटा देते हैं। तो इसके अंदर कोर इन्फ्लेशन के अंदर फूड एनर्जी सेक्टर को हम कवर नहीं करते, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्टली एक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है डिसइन्फ्लेशन। दरअसल में यहाँ पर पता क्या होता है, महंगाई तो बढ़ रही होती है पर बढ़ने की रफ्तार कम हो चुकी होती है। कि मान लो पहले किसी चीज का दाम था 100 रुपए, फिर दाम हो गया 150, फिर 170, फिर 175। अब महंगाई तो बढ़ रही है पर यहाँ पर बढ़ा था लगभग 50% महंगाई। यहाँ पर बढ़ी है कितनी, आपका अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 13% के आसपास, राइट। और यहाँ पर बढ़ी है बहुत ही कम, लगभग आप 2 से 2.5% आप देख पाओगे, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि यहाँ पे महंगाई तो बढ़ रही है पर बढ़ने की रफ्तार में हमें यहाँ पे कमी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 3% लिख लो, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, एक सेकेंड पीछे चले गए हम तो आगे जाने की बजाय। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम 2024। देखो जो 5th ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम है अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ नई दिल्ली के अंदर। अब आप लोग स्टैंडर्ड समझते हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड। देखो अगर आप मान लो कोई चीज बना रहे हो, राइट, तो प्रॉपर ग्लोबल स्टैंडर्ड होने चाहिए ना। अगर मान लो ऐसा है, मान लो टेलीकम्युनिकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अब ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि दुनिया भर में अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं। अगर अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपस में, कोई प्रॉपर क्राइटेरिया के हिसाब से हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर हमें सीमलेस कनेक्टिविटी करनी है तो इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे जो भी स्टैंडर्ड्स हो वो ग्लोबल हो। इसी के लिए हमने यहाँ पे ना अभी 2024 का ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम यहाँ पे कंडक्ट हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको ऑर्गेनाइज किया है आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। एंड आप नोटिस कर पाओगे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है भारत का, उसने यहाँ पे इसको होस्ट किया है। फोकस यही था कि आने वाले समय के अंदर जो अलग अलग आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज मतलब जैसे आपका एआई की बात कर लो, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, मेटावर्स की बात कर लो, जो इस तरह से नई नई आपकी टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, उनके अंदर फॉर एग्जांपल आपका 6G साइबर सिक्योरिटी, इनके अंदर हम किसी तरह से जो आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम डिफाइन कर पाएं। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अपने आप में काफी बड़ा कंसर्न हो सकती हैं अगर यहाँ पर अच्छे से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे नहीं बना पाए। तो इनोवेशन हमें डेफिनेटली बूस्ट करना है, बट साथ ही साथ इंश्योर ये करेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स गैप है ना, हम उनको यहाँ पे ब्रिज कर पाएं। इसके लिए यहाँ पर ये डिस्कशंस हमें यहाँ पे इस ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम में देखने को मिले। अब ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम तो हो गया, अब इसके बाद ना WTO स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है ये भी, आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली, ये भी आपका नई दिल्ली के अंदर ही है। दरअसल में WTO और कुछ नहीं, ये आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम के साथ ही कोइंसाइड करती है, जिसके अंदर 3000 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर साथ में आएंगे एंड जो आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके रिगार्डिंग और काम किया जाएगा। तो ध्यान रखना, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, आईटीयू ने, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि अपने आप में यूएन की आपको एक स्पेशल एजेंसी देखने को मिल जाएगी। आईसीटी के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आते हैं उनको टैकल करना इसी की जिम्मेदारी रहती है। ध्यान ये रखना है 1865 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था एंड ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका पर्पस यही है कि किस तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम सेटअप कर पाएं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एलोकेट करना हो गया, ग्लोबल सैटेलाइट ऑर्बिट्स को मैनेज करना हो गया, आपस में कोलैबोरेशन कोऑपरेशन इंक्रीज करना हो गया। ये सारे काम यहाँ पे आईटीयू देखता है एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाते हैं। आज के समय इसके 194 मेंबर स्टेट्स हैं, भारत भी इसका पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इसके मेंबर हो सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है आईपीयू, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। देखो जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, संसद है, और आप जानते हो संसद के हमारे स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी। लोकसभा के अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे गई है, आपके आईपीयू में। जैसे इंडिया में संसद है ना, ऐसे ही हर कंट्री, मतलब जो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर आपको पार्लियामेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इस तरह से अपनी अपनी पार्लियामेंट के लोगों को वहां भेजते हैं, अकॉर्डिंगली मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि दुनिया भर में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वर्ल्ड पीस को हम कैसे प्रमोट कर पाए। तो आईपीयू दरअसल में कुछ नहीं, आपके नेशनल पार्लियामेंट्स की एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 1889 के अंदर पेरिस में एस्टैब्लिश करी गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलते हैं।
इसमें 180 मेंबर पार्लियामेंट्स और 15 स्टेट मेंबर देखने को मिल जाएंगे। स्लोगन इसका क्या है? फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। ठीक है, तो इसके कामों की अगर हम बात करें तो आपस में जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनके अंदर कैसे बातचीत करके मसलों को सुलझाया जा सकता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना हो गया पार्लियामेंट्स के, या फिर आपके जो बाकी और, ठीक है ना, कि कैसे कमेटीज वगैरह बनानी है, वो सारे काम इनके द्वारा देखे जाते हैं। फंडिंग की बात करें तो जो भी मेंबर पार्लियामेंट्स है ना वो अपने फंड से ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देती हैं। अब इसका देखो स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन अगर आपको करना है तो कर देता हूँ। एक असेंबली होती है यहाँ पे जो कहीं ना कहीं ओवरऑल मेजर मेजर इश्यूज को डिस्कस करती है। फिर जो गवर्निंग काउंसिल होती है वहां पर पता क्या होता है, हर पर्टिकुलर पार्लियामेंट से 3-3 मेंबर्स होंगे। ठीक है ना, वही कहीं ना कहीं क्या उनका बजट होना चाहिए, क्या प्रोग्राम होना चाहिए, ये इसी का काम रहता है उसको एस्टेब्लिश करना। फिर तीसरी चीज है हमारे पास एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, ये 17 मेंबर बॉडी हमें देखने को मिल जाएगी जो एडवाइस करती है आपकी गवर्निंग काउंसिल को। एंड लास्टली कुछ स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जो कि मदद करती हैं बाकी चीजों के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया आपको आईपीयू के बारे में जरूर होना चाहिए। स्ट्रक्चर चलो नहीं भी पता, दैट इज परफेक्टली ऑल फाइन, बट आईपीयू का मीनिंग आपको पता जरूर होना चाहिए। एक छोटा सा आखिरी टॉपिक और है। देखो दरअसल में हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने अभी विजिट किया है अल्जीरिया को। अब ये विजिट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाता है? क्योंकि आज तक कभी भी किसी इंडियन प्रेसिडेंट ने अल्जीरिया विजिट नहीं किया था। और अल्जीरिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट देश पता क्यों है? अगर मैं बात करूं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीका में सबसे बड़ा देश और कोई नहीं बल्कि आपका अल्जीरिया ही है। और वैसे भी अगर हम बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट मतलब 10th सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है वो आपको अल्जीरिया ही देखने को मिल जाएगा। बाकी आप नोटिस करो यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। सदर्न साइड के अंदर यहाँ पर आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। 90% जो एलिया का आपका एरिया है ना वो डेजर्ट वाला रीजन ही है। बाकी यहाँ पे आपको इस्लामिक हेरिटेज, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड कहीं ना कहीं यूरोप के साथ लिंकेज हो गया। ठीक है, ये स्पेन यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। मेडिटेरियन क्लाइमेट है। ठीक है, नॉर्थ के अंदर थोड़ा सा आप नोटिस कर पाओगे मेडिटेरियन क्लाइमेट, एंड बाकी जगह आपका थोड़ा ड्राई क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिक एक आइडिया आपको पता होना चाहिए था। बाकी इंडिया और अगर हम बात करें आपके अल्जीरिया की, तो हमारे इसके जो रिश्ते हैं वो डेफिनेटली हमारे प्रेसिडेंट जी के साथ जाने से इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा कुछ और अपॉर्चुनिटीज जैसे एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, उनमें साथ में मिलकर काम किया जाएगा। इसके अलावा आप देख पाओगे कि कैसे हम कहीं ना कहीं उनकी इकॉनमी के साथ और काम कर सकते हैं। एंड उनके जो अल्जीरिया की वॉर के इंडिपेंडेंस के हीरोज थे ना, उनको भी होमेज प्रोवाइड किया जाएगा, पे किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे, बट कंट्री के बारे में चीजें ज्यादातर आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो आज आपके सामने 3 एमसीक्यूज हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पीवाईक्यू है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड लास्टली ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं। ये आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे। कल दोस्तों मैंने आपको एक होमवर्क दिया था लेटराइट सॉइल के बारे में। यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा पिक्चर में यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा नोटिस करो, जब मैं बात करता हूँ ना लेटराइट सॉइल की, तो लेटराइट सॉइल एक तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एंड बाकी आपको मेजरली आपको यहाँ पे इन एरियाज के अंदर देखने को मिलती है ना। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है सर? सर ये कर्नाटका हो गया, है ना, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको उड़ीसा हो गया। ठीक है, आप उस रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको असम के अंदर भी देखने को मिल जाता है। सही बात है। तो अगर इतना सा आइडिया होता तो ये राजस्थान यूपी की बात हो रही है। नहीं सर, ये राजस्थान यूपी में कैसे हो सकता है? तो देखो यहीं से ही आपका ना टेक्निकली आंसर बन गया है। ये देखो, ये देखो, आंसर आ चुका है आपका। तो पहली बात तो थोड़ा ना सॉइल्स के बारे में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ मिलती है। एलुवल सॉइल तो आप जानते होंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है इंडिया की। बाकी देखो डेजर्ट सॉइल आपके राजस्थान के कुछ एरियाज में देखने को मिल जाएगी। ब्लैक सॉइल का जो आपका आज मैंने होमवर्क दिया ना क्वेश्चन नंबर 1, वो जरा पढ़ना, वो इसी इसी पर्टिकुलर चीज से आपका हो जाएगा। बाकी इस तरह से आप रेड एंड येलो सॉइल भी देख पाओगे। तो पहली चीज तो देखो यहाँ पे आपने आंसर तो मिल ही गया। बाकी देखो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जनरली रेड होती है, ये बात भी आपकी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको आयरन ऑक्साइड का आपको प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से इसका जो कलर होता है थोड़ा रेडिश में ब्राउन देखने को मिल जाएगा। दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन और पोटैश में ये रिच होती है। क्या ये बात ठीक है? नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन और पोटैश के अंदर ये अच्छी नहीं होती। यहाँ पर आपको बॉक्साइट या जो आयरन ऑक्साइड है ये ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड तो मैंने बता ही दिया। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आपके कैश्यू नट, ग्राउंड नट, कॉफी, रबर ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। तो फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा आपको होमवर्क मैंने दिया था मिथनोट्रॉप्स के बारे में। देखो मिथनोट्रॉप्स आपके कुछ नहीं होते, ये आपके बैक्टीरिया ही होते हैं जो कहीं ना कहीं मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं।
एंड ऐसा करने से जो मीथेन का कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कम हो जाएगा। इसीलिए मेथनोट्रॉप्स अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना मीथेन की, तो मीथेन का आप जानते हो जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 26 गुना ज़्यादा होता है, तो एक अच्छी बात है। दूसरा कह रहा है कि ये बायोमास प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर आपका कंज्यूमिंग मीथेन, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा कह रहा है ये नेचुरली नहीं पाए जाते, नहीं, ये नेचुरली भी आपको देखने को मिल जाएंगे उन एरियाज के अंदर जहां पर मीथेन और आपका ऑक्सीजन ये दोनों जहां पर अवेलेबल होती है ना, जैसे आपका वेटलैंड्स हो गया, आपके राइस फील्ड्स हो गया, आपके पॉन्ड्स वगैरह हो गया, वहां पर आपको नेचुरली प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। इसलिए थर्ड इनकरेक्ट है, पहले दो करेक्ट थे, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि इन पर्टिकुलर नेशनल पार्क के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कौन सा नेशनल पार्क के बारे में सारी फीचर्स दिए हुए हैं। देखो, आपका आंसर सिर्फ स्टेटमेंट वन से ही निकल सकता है। कैसे सर? अरे हम लोगों ने इंडिया का मैप तो पढ़ा ही हुआ है, और आप जानते हो हम वेस्टर्न साइड हमारा गुजरात है, ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश सबसे एंड आपका ईस्टर्न में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर आप जानते हो यार काजीरंगा कहाँ पे है? सर काजीरंगा असम में है, हाँ ठीक है। मानस कहाँ पे है? सर मानस भी असम में है। दिब्रू साइखोवा भी आपको असम में ही देखने को मिल जाएगा। नाम दफा जब हम पढ़ते हैं ना, हम पता है यार अरुणाचल प्रदेश में है, और वो काफी अरुणाचल प्रदेश के आपके ईस्टर्न साइड में ही है। तो अगर आपको थोड़ी सी लोकेशन यहाँ से पता होती ना, तो आप आराम से कह पाते यार नाम दफा तो काफी ईस्टर्न में आपको देखने को मिल जाएगा बाकियों के कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से आंसर मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में भी ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। इससे आपका आंसर अपने आप बन जाएगा कि नाम दफा ही होना चाहिए ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री। बाकी चीजें जैसे आप बात करें, ये तो यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है, यहाँ पर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप रीजन देखने को मिल जाएगा, क्लाइमेट तो बिल्कुल ठीक बात है। एंड साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है, तो दिस इज नामदफा नेशनल पार्क। अब आ जाते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा एंड इनका कमेंट्स में आप आंसर बता सकते हो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने आपसे पूछा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, तो देखो इसको दरअसल में वर्ल्ड हंगर हेल्थ और आपका जो कंसर्न वाइल्ड लाइफ है उसके वर्ल्ड वाइड है, उसके द्वारा यहाँ पे इसको पब्लिश किया जाता है। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो गया। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज आपका 1968 के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो सर ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। और जो थर्ड है ना, ये चाइनीज नहीं बल्कि आपका यूएसए का आपको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।